मध्य प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन किस तरह बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस तरह से चौतरफा विकास कर रही है और लोगों को इसका फायदा किस तरह से मिल रहा है, हम बात करेंगे उप मुख्यमंत्री से। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सर। और सबसे पहले तो 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है मोहन सरकार का, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। जगदीश जी, पिछले 2 सालों में बतौर वित्त मंत्री आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं और आपको क्या लगता है कि अगले 3 सालों में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने जा रहा है? नमस्कार, मैं जी न्यूज़ का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मोहित जी, अंकित जी और भी जी परिवार के सभी मेंबर को मैं नमस्कार कर रहा हूं। जैसा कि आपने बताया कि 2 वर्ष यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के भारतीय जनता पार्टी सरकार के पूरे हुए हैं। निश्चित रूप से मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि 2 वर्ष सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा हुआ है और सभी क्षेत्रों में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, कनेक्टिविटी की बात हो, फिर चाहे वो रोजगार की बात हो, सभी क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। काम बहुत अच्छे तेज गति से हुए हैं। सिंचाई के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है और कुल मिलाकर के 2 वर्ष का कार्यकाल बहुत ही उपलब्धि भरा कार्यकाल रहा है। मैं इस 2 वर्ष के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं और मध्य प्रदेश की जनता को भी, ताकि चूंकि सरकार ने बहुत ही अच्छे काम इस 2 वर्ष के कार्यकाल में किए। बिल्कुल, और 2 सालों में अगर हम देखें तो काफ़ी बदलाव, काफ़ी नवाचार होते देखे हैं हमने उप मुख्यमंत्री जी। अब अगर हम वित्तीय फैसलों को लेकर बात करें, क्योंकि राज्य में जब वित्तीय फैसले लिए जाते हैं, आने वाले जो पीढ़ी है या फिर जो भी काम चल रहे हैं, लोगों को बहुत उम्मीदें रहती हैं, प्राथमिकताओं को लेकर बात करते हैं। वित्तीय जब फैसले लिए जाते हैं तो क्या क्या प्राथमिकताएं रहती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो वित्तीय वर्ष जो पिछला हमारा जो ये वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष में 0 बजट हमने प्रस्तुत किया था। 4,21,000 करोड़ का हमारा बजट था। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट हमने प्रस्तुत किया था। और 0 बजट का आशय ये था कि पहले बजट में विभाग से हम जानकारी मांगते थे कि भाई आपको कितनी आवश्यकता है, तो उनकी आवश्यकता के अनुसार बजट आवंटित कर दिया जाता था कि भाई बजट में प्रावधान कर दिया। लेकिन हमने ये देखा कि जब पिछला बजट जब हमने स्वीकृत किया था, उनके आवंटन किया था, उसमें कितना खर्च हुआ है और खर्च अगर नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया है, तो उस पर हमने रोक लगाई कि जब आपको बजट पिछली बार बजट दिया था काम के लिए, आप कर नहीं पाए, आवश्यकता नहीं थी और बजट लिया, तो फिर हमने 0 बजट में ये प्रावधान किया कि अब जितनी आवश्यकता है, जितना खर्च होगा, उतना ही बजट हम करेंगे। और आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भी हमने एक नया प्रयोग रोलिंग बजट के हिसाब से हम प्रस्तुत करेंगे। आने वाले 3 वर्ष और हमारी सरकार के 28 तक हमने रोलिंग बजट के हिसाब से कि भाई आने वाले 3 वर्षों में आपकी क्या प्लानिंग है, क्या योजनाएं हैं विभाग की, उसको ध्यान में रखते हुए हम बजट का प्रावधान करेंगे। और वित्तीय आवश्यकताओं का जहाँ तक सवाल है कि राजस्व प्राप्त करने वाले भी कई नवाचार भी हमने किए हैं ताकि राज्य सरकार की आय भी हमारी बढ़े। जितना खर्चा है उससे ज़्यादा हमारी आय हो, तो कोशिश हमारी ये रहती है कि नवाचार करने के हम प्रयास कर रहे हैं। और विशेष प्राथमिकता हमारी रहती है शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और किसानों के लिए सिंचाई का प्रबंध हो, उसके बारे में बहुत विशेष हमारी प्राथमिकता रहेगी। उप मुख्यमंत्री जी, अभी आपने जो जवाब दिया उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। 4 लाख करोड़ का बजट पिछले साल की अगर हम बात करें, जहां आपने महिलाओं, युवाओं और किसान पर काफ़ी फोकस किया था, गरीबों के लिए भी बहुत कुछ था। अभी आपकी टीम जो है आपके दिशा निर्देशों के मुताबिक बजट पर काम कर रही होगी। अभी थोड़ा हमें इंतजार करना है बजट सत्र में क्या बजट जब पिटारा खुलेगा,
लेकिन मैं चाहूंगा कि बिल्डिंग न्यू इंडिया मध्य प्रदेश चैप्टर के इस मंच से आप जी मध्य प्रदेश के दर्शकों को थोड़ी सी हेडलाइंस दें, थोड़ा संकेत दें, इस बार के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है। अभी आने वाला मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है उसके लिए हमने जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए कि हमारा जो बजट है, आने वाला बजट, वो कैसा बेहतर बजट हो, जनोपयोगी बजट हो, जनता के लिए बजट हो, जनता को समर्पित हो और गरीब लोगों के लिए भी उसमें कुछ सारे, जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि गरीब, नारी, युवा, ये जो 4 स्तंभ जो बताए हैं इन पर फोकस करने का पूरा बजट का हमारा रहेगा। लेकिन हमने जनता से, जैसा कि पिछले बजट में भी हमने किया था कि जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे, अभी भी मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि बहुत अधिक तादाद में सुझाव जनता ने दिए हैं और हमने विषय विशेषज्ञों को बुला करके एक संवाद का कार्यक्रम भी हमने रखा था। उसमें सारे बुद्धिजीवी वर्ग को भी हमने काफ़ी लोगों को आमंत्रित किया था, विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था, जो बजट से संबंधित रुचि रखने वाले ऐसे महानुभाव थे, उन सब लोगों को बुला करके हमने किया था। उसमें भी बहुत अच्छे महत्वपूर्ण सुझाव उसमें आए हैं और हमारी आने वाले बजट में कोशिश ये रहेगी कि उन सारे जो ऐसे सुझाव है जिनको बजट में सम्मिलित करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम उन पर फोकस करेंगे। अच्छा, उप मुख्यमंत्री जी, जब बजट तैयार किया जाता है, क्योंकि हम हर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आपने बताया भी, और हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की भी बात करें, तो ऐसे में दोनों ही जगहों की आर्थिक ज़रूरतें काफ़ी अलग अलग रहती हैं। तो ऐसे में कैसे संतुलित किया जाता है बजट को, किस तरह से रणनीति तय की जाती है? दोनों ही क्षेत्र अलग हैं। शहरी क्षेत्र के लिए भी बहुत सारी योजनाएं, शहरी जैसे केंद्र सरकार की योजनाएं भी है, उसमें शहर के लिए योजनाएं आती है। कहीं कहीं योजना ऐसी होती है जहां 60-40 का रेशो रहता है कि 60% केंद्र सरकार की ओर से आता है, 40% मध्य प्रदेश की सरकार उसमें अपना अंशदान मिलाती है। तो कुल मिलाकर के हम कोशिश पूरी करते हैं कि जो केंद्र सरकार की भी योजना शहरों के लिए भी है, बड़े बड़े शहर महानगरों के लिए भी योजना आती है, उन योजनाओं के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कितना बजट जाना है, तो वो संतुलन बना करके, जब बजट अभी तैयारी चल रही है, चूंकि बजट मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा समय लगता है और बड़ी टीम इसमें लगती है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हम ये विचार करते हैं कि भाई कहाँ कितनी राशि हमको आगे रखना पड़ेगी, तो उस हिसाब से हम बजट तैयार करते हैं। ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। जब केंद्रांश और राज्यांश का आपने जिक्र किया तो मेरे जहन में उस वक्त की बात याद आई जब दिल्ली में प्री बजट बैठक हुई थी जी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में। आपने उस बैठक में एमपी का पक्ष रखा, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रहीं और उसका जो एक सकारात्मक कह लीजिए फल है वो मध्य प्रदेश को किस तरह से आने वाले वक्त में मिलेगा, खासकर अगर हम बात करें सिंहस्थ की? तो भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का मैं धन्यवाद करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि उन्होंने जब भी बजट पेश किए उसके पहले उन्होंने प्री बजट सारे ही प्रदेशों के वित्त मंत्रियों को उन्होंने आमंत्रित किया, हमेशा बुलाया, प्री बैठक रखी और उसमें सभी प्रदेशों ने अपनी अपनी बात वहाँ पर रखी और केंद्र सरकार का बजट कैसा हो, उसमें प्रदेश की ओर से क्या मांग है या केंद्र सरकार के बजट में कौन सी बात सम्मिलित करना चाहिए, इन सब बातों को लेकर के उन्होंने काफ़ी बड़ी लंबे समय तक लंबी बैठक उन्होंने आयोजित की। पहले मैं भी गया था, अभी भी इस बैठक में गया था। तो आप सबको पता है कि 2028 में सिंहस्थ आने वाला है। उज्जैन में लाखों की तादाद में पूरे देश भर के लोग, विदेशों से काफ़ी लोग बड़ी तादाद में आएंगे और बड़ा काम है। अभी से वहाँ की तैयारी शुरू हो गई है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी पूरी तरह से चिंता करके वहाँ के लिए जो जो आवश्यक काम करना है उसके काम प्रारंभ हो गए हैं। लेकिन फिर भी मैंने माननीय निर्मला सीतारमण जी से आग्रह किया था कि 20,000 करोड़ की राशि उसमें हमको अनुरोध किया था कि भाई हमको मदद मिलना चाहिए, ताकि बहुत सारे ऐसे काम हैं वहाँ पर, सड़कों के हैं, कई काम ऐसे हैं जो जिनका ज़रूरी है। और जल जीवन मिशन के हिसाब से भी हमने राशि का अनुरोध किया। छात्रवृत्ति, जो बच्चों की छात्रवृत्ति होती है, उसके लिए भी केंद्र सरकार से भी जो राशि मिलती है, कुछ राशि हमको
मध्य प्रदेश सरकार को लेना उसमें शेष थी, उसका भी मैंने आग्रह किया उनसे। और पूंजीगत कार्यों के लिए भी हमने राशि की मांग उनसे की है, अनुरोध किया है। बहुत ही आग्रहपूर्वक मैंने अनुरोध किया कि मध्य प्रदेश सरकार को यह आप राशि उपलब्ध करवाएंगे तो सरकार में जो विकास के काम चल रहे हैं उसमें गति आएगी। बिल्कुल। और जगदीश जी, आपने ये भी कहा है कि विकसित भारत एट 2047 का जो लक्ष्य है वो प्रदेश की रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। आने वाले वक्त की अगर हम बात करें तो प्रदेश में किन किन 3 क्षेत्रों की प्राथमिकता रहेगी और किस पर फोकस ज़्यादा रहेगा? यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नंबर 1 पर आए, बहुत दूरगामी विचार उन्होंने किया। और आने वाले 25 सालों का रोड मैप कि आने वाले 25 सालों में जब देश की आज़ादी को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हमारा देश कैसा हो, यह नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो सोच रखा कि आने वाले 25 सालों का रोड मैप बनाया कि 2047 में हमारा देश कैसा हो और क्या होना चाहिए, तो निश्चित रूप से उसमें मध्य प्रदेश सरकार की भी अहम भूमिका रहेगी। और शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, जैसा कि मेडिकल कॉलेज के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि पहले की स्थिति 2003 के पहले की स्थिति अगर अपन देखें तो 4-5 कुल मेडिकल कॉलेज थे। आज मेडिकल कॉलेज की स्थिति बहुत आगे चली गई, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में अमूमन शिकायत ये रहती है कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, शहरों में नहीं है, बड़े बड़े महानगरों में नहीं है। तो उसका कारण ये है कि जब मेडिकल कॉलेज ही नहीं थे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, डॉक्टर कहाँ से होंगे। तो ये लंबा सोच प्रधानमंत्री जी ने रखा और उसी के तहत उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, और उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने भी पूरी अहम भूमिका अपनी निभाई है। तो इसके कारण अब ये जो मेडिकल में जो कमी लगती है डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, ये सब कमी दूर होगी। और विशेष तौर से चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत चिंता उन्होंने की है। मुझे कहते हुए खुशी है कि जैसे आयुष्मान कार्ड का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा काम इस हिंदुस्तान की धरती पर कोई प्रधानमंत्री, मुझे भी सन 1990 से चुनाव लड़ते लड़ते 8 चुनाव हो गए, 35 साल का मेरा भी अनुभव है। लेकिन मैंने सरकारें पहले भी थी, पहले भी प्रधानमंत्री थे, वही खजाना, वही पद, पर कभी इच्छा शक्ति नहीं थी ऐसी कि भाई ये काम होना चाहिए। आखिर हिंदुस्तान के लोगों को चिकित्सा का प्रबंध कौन करेगा? 5 लाख रुपए की गारंटी देना, आधार कार्ड बता करके और आयुष्मान कार्ड बता करके कोई व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान के किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर के वो अपना इलाज करवा ले, और अगर 1 वर्ष में 5 लाख रुपए खर्च हो गए तो फिर 5 लाख रुपए उसमें जमा हो जाए। मैं तो मेरा अनुभव बताना चाहता हूं 1-2 मिनट के अंदर कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता से पूछते हैं कि भाई आयुष्मान कार्ड कितने लोगों ने बनाए, तो लोग खड़े होते हैं। हम पूछते हैं भाई कितने लोगों का इलाज हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता उस समय कि जब लोग मंच पर आकर के माइक में बोलते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी की ये योजना नहीं होती तो मरना और जीना तो ईश्वर के हाथ में होता, लेकिन हमारी जान बच नहीं पाती। हम तो 1000 रुपये भी खर्च करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन 5 लाख रुपए, कहीं 4.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, ऑपरेशन हो गए, हार्ट के ऑपरेशन हो गए, ट्यूमर के ऑपरेशन हो गए, बड़े बड़े ऑपरेशन हो गए जिनकी जान बच गई। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने भी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत चिंता की है। गरीबों के बारे में जो गरीब कल्याण योजना बनाई है वो वास्तव में सरकार का कर्तव्य है, ये ड्यूटी है। मध्य प्रदेश सरकार भी उसमें मदद करे, केंद्र सरकार कर रही है। और मैं एक बात बहुत स्पष्ट, ये मेरा आग्रह रहता, बार बार मैं कहना चाहता हूं कि भाई सरकार, कोई भी सरकार, ये दुर्भाग्य है कि पहले की सरकारों ने ये सब काम नहीं किए। बताने को बहुत सारी चीजें जो मोदी जी ने शुरू की है, चाहे वो लखपति बहना हो, चाहे जैसी योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन ये सरकार का राजधर्म है
कोई सरकार किसी के माथे पर, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी ने, हमने अगर कोई काम किया, जगदीश देवड़ा अगर सरकार में रहकर के कोई काम करे तो किसी के माथे पर हमने कोई एहसान किया, ये एहसान नहीं है। ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है, ये राजधर्म का पालन है। पर ये राजधर्म का पालन केवल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब पूरा किया। चाहे मोदी जी बैठे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे, फिर चाहे प्रदेशों में सरकारें, जहां जहां सरकारें बनी वहां काम हुए। अभी कनेक्टिविटी के बारे में आप देखें, पूरा प्रदेश जानता है। मैं मंदसौर मेरा नेटिव प्लेस, जब मैं 90 में एमएलए बना तब बस में बैठ करके आते थे, 12 घंटे लगते थे भोपाल आने में। आज यहाँ से सवेरे 6 बजे बैठते हैं, 4.5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। सिंचाई के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी क्रांति हुई, सिंचाई के क्षेत्र में भी क्रांति हुई। गांधी सागर बांध बहुत पहले बना, वर्षों पहले। नर्मदा का पानी आज से नहीं आ रहा, कब से आ रहा है, लेकिन उस पानी को उठा करके किसानों के खेत पे ले जाना, ये इच्छा शक्ति, आपकी नीति, आपकी नीयत, जब जनता ने आपको विश्वास करके किसी कुर्सी पर बिठा दिया, सरकार सौंप दी, आपको हाथ में दे दी, तो आपकी इच्छा शक्ति चाहिए काम करने की, आपकी नीति ठीक चाहिए, आपकी नीयत ठीक चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान में कि जो सरकारें पहले रही उनने कभी ये काम नहीं किए। लेकिन मुझे आज कहते हुए आपके इस जी न्यूज़ चैनल के इस कार्यक्रम में आकर के आपके माध्यम से, क्योंकि बहुत बड़ा माध्यम आप ही हैं जो इन सारी बातों को जनता के बीच में ले जा करके आप रखते हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, सरकार का एक प्रतिनिधि होने के नाते मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे बैठने का औचित्य क्या है, अगर हम इस कुर्सी पर बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, और हम अगर जनता के बीच में काम कुछ न करें तो कोई औचित्य नहीं, समय पास करने का काम है। ये सबसे बड़ा काम है। इसलिए मुझे खुशी है कि आने वाला बजट भी हमारा मध्य प्रदेश सरकार का बजट सर्वस्पर्शी बजट होगा, जनता के हित का बजट होगा, जनता के लिए होगा, जनता को समर्पित होगा, और कोशिश हमारी होगी कि सारे वर्गों का समावेश उसमें हो जाए। पहले तो मैं उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब तक बेबाकी से वो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक बार फिर से उनके लिए बहुत बहुत तालियां। लेकिन दर्शकों, अब मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं वो बड़ा दिलचस्प सवाल है। अब हम बात करते हैं कि नीति और नियत की आपने बात की थी, नीति और नियत की, इसी के बीच एक शब्द फंसा हुआ है, टैक्स, जो जरूरत भी है, एक मुश्किल भी है। अब इस बैलेंस को आप इस वाले बजट में कैसे बनाएंगे? क्या बड़ी खबर आप जनता तक पहुंचाने वाले हैं? पिछली बार भी हमने कोई टैक्स नहीं लगाया था, नया टैक्स हमने कुछ लगाया नहीं था, और खुशी इस बात की है कि मोदी जी ने जीएसटी के टैक्स घटाने का बहुत बड़ा काम किया। आपको पता है कि जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसके बारे में भी, लोहा हो, गिट्टी हो, सीमेंट हो, इन सारी बातों के ऊपर टैक्स एकदम से कम किया। निश्चित रूप से मोदी जी को हम धन्यवाद देंगे। और यहाँ भी मध्य प्रदेश की सरकार ने भी, जब पिछली बार भी बजट हमने पेश किया था, कोई नया बजट हमने लगाया नहीं था, लेकिन इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जनता के लिए बजट हो। और टैक्स का जहाँ तक सवाल है कि सरकार चलेगी कैसे, सरकार के खजाने में अगर टैक्स नहीं आएगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता को भी, व्यापारियों को भी, सारे लोगों को जिनको टैक्स देना चाहिए उनको मोटिवेट भी करना चाहिए, वैचारिक परिवर्तन भी आना चाहिए कि भाई जहाँ जहाँ इस प्रकार की टैक्स देने जैसी अगर कहीं वंचित है, तो मैं तो ये आग्रह करूँगा कि उन सारे लोगों को, सरकार को टैक्स देना चाहिए, और उसी टैक्स से ये सड़कें बनेगी, सिंचाई योजनाएं बनेगी, गरीब कल्याण योजनाएं बनेगी, सारे लोगों के काम होंगे, कनेक्टिविटी अच्छी होगी। सरकार तो चलेगी तो इसी से। और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो सारा का सारा पैसा जो खजाने में आता है वो जनता के लिए है, जनता के टैक्स का पैसा वही खर्च होगा। तो अच्छी सरकार चले, अच्छा काम हो, और कमी अगर कहीं लगती है तो
हमेशा ये कहना चाहिए कि भाई अगर कोई कमी है तो उसको ठीक करेंगे, दूर करेंगे। बिल्कुल। और अगर हम बजट को लेकर जब बात कर ही रहे हैं, क्योंकि आपने वक्त को लेकर बताया कि या तो टाइम को पास किया जाए या उसका उपयोग किया जाए हितों के लिए, हम रोलिंग बजट के बारे में भी बात कर चुके हैं। बजट को लेकर बात करें 2026-27 के बजट को लेकर, तो आपने कहा कि पब्लिक फ्रेंडली बजट और बजट डायलॉग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। फोकस की बात करते हैं तो आने वाले वक्त में एक नई पहल के तौर पर इसे देखा जा रहा है, इसको थोड़ा सा विस्तार से ज़रा बताइएगा। अब हर बजट जब भी प्रस्तुत करते हैं तो हमारा तो प्रयास ये रहता है कि भाई किसी भी प्रकार का भार जनता पर न पड़े, ये कोशिश हमारी पूरी रहती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं, पेयजल के संबंध में शुद्ध पीने का पानी मिले, शिक्षा का प्रबंध ठीक हो जाए, इलाज के लिए व्यवस्थाएं ठीक हो जाए, कुल मिलाकर के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यह हमारा प्रयास रहेगा बजट में पूरा। और यही हम कोशिश करते हैं कि बजट जब हमारा आने वाला बजट आए तो उसमें इन सब बातों का विशेष हम ध्यान रखेंगे। जगदीश जी, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी गणतंत्र दिवस समारोह के बाद आपने सरकारी स्कूल बच्चों के साथ भोजन भी किया था। जी। एक बड़े दिलचस्प वाक्य सामने आया था। एक बच्ची से आप पूछ रहे थे भाई क्या बनोगे, उन्होंने कहा डॉक्टर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बहुत ही मध्य प्रदेश, हाँ, मध्य प्रदेश के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, वित्तीय प्रबंधन तो ज़रूरी है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं अगर वो बड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे, तो मध्य प्रदेश की कह लीजिए कि जनता का फायदा होगा, परिवारों का फायदा होगा और आगे प्रदेश बढ़ेगा। चलिए, कल ही गणतंत्र दिवस का उत्सव सबने बहुत उत्साह के साथ में मनाया है। मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपको। और यह मध्य प्रदेश सरकार की पहल भी होती है कि मध्याह्न भोज होता है। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के बाद बच्चों के स्कूल में जाकर के उनके साथ भोजन करते हैं। तो सहज वे में उन बच्चों से मैंने पूछा कि भाई आप क्या बनना चाहते हो? तो किसी ने कहा कि मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, किसी ने कहा कि मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ, कोई छोटा बालक था तो उसने कहा मैं कलाकार बनना चाहता हूँ, तो किसी ने कहा कि मैं शेफ बनना चाहता हूँ, मेरे को खाना बनाने का बहुत शौक है। अलग अलग बच्चों की जो इच्छा है, तो ये मुझे लगता है कि आने वाला कल उन्हीं का है। और प्रतिभा कभी मोहताज नहीं होती, उसी में प्रतिभाएं छिपी है। जो बच्चे हैं उनको वातावरण मिलना चाहिए, उनको मंच मिलना चाहिए, उनका उत्साहवर्धन होना चाहिए। बच्चों को अगर वातावरण मिलेगा और उत्साहवर्धन होगा और सरकार भी सहयोग करे, परिवार के लोग भी, पेरेंट्स भी उनको उत्साहवर्धन करे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बात की बहुत कमी लगती है। बच्चों के साथ में ठीक से उन व्यवहार हो, ठीक से उनकी लालन पालन पोषण हो, और उनके बारे में अगर कोई अच्छी बात होगी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनको मोटिवेट करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में वित्त विभाग की ओर से और जनता के हित के लिए क्या क्या नवाचार किए जाने हैं, क्या अहम फैसले लेने हैं।